हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन। यहाँ हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग क्या दोनों ही एक सिमिलर चीज़ हैं। तो ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने वाले हैं आपका। तो आइए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक तो हम ले रहे हैं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या वो सिर्फ ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में होता है या विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन पॉसिबल है। तो उसके लिए हम जानेंगे एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं। साथ में ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवेज के बारे में हम देखेंगे और जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वो किस तरह से स्टोर की जाती है और किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये हैं हमारे आज के टॉपिक जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों ब्रीदिंग। तो जैसा कि आप जूनियर क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग, या हम उसको सीधे सीधे कह सकते हैं इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेलेशन का मतलब आउट, बाहर निकल रही है, एंड इनहेलेशन का मतलब इनसाइड, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग, इसको हम रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं। तो फिर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखिए, जो भी ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं या इनहेलेशन करते हैं वो ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइंड होकर उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, एंड इसी प्रोसेस से जो एनर्जी आपको मिलती है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है आपकी डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर सेल के अंदर होता है। ठीक है, सेल को अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ बॉडी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए भी हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करें कि ब्रीदिंग जो होता है वो मोस्टली आपने देखा कि हम जो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन वो कहाँ से करते हैं, हमारी नोस्ट्रिल्स उसमें हेल्प करती हैं। एंड जब हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन इन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आउट हो रही है। ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस में लंग्स के साथ साथ हमारी जो नोस्ट्रल्स हैं या ट्रैकिया हैं वो पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों में हमें ब्रीदिंग में किस तरह से हेल्प मिलती है। तो ब्रीदिंग एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लंग्स के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो रिब केज प्रेजेंट होता है। आपने देखा है जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हम इस तरह से लंग्स का डायग्राम बनाते हैं, और लंग्स जो होते हैं आपके वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, वो सिचुएटेड होते हैं एक रिब केज के अंदर। ठीक है, तो ये जो रिब केज होते हैं जहाँ पर लंग्स आपके सिचुएटेड हैं, इन रिब केज के जस्ट नीचे एक मस्कुलर पार्ट होता है जो इस तरह से डोम शेप्ड होता है। इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। क्लियर। ये वैसे तो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो डायफ्राम है और रिब केज है ये आपस में मसल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और वो जो मसल्स होती हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स कहलाती हैं। जब इनके अंदर मूवमेंट होता है तो देखिए, अगर ये मूवमेंट इस तरह से हो रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम टोटल जो है चेस्ट कैविटी का वो कम हो जाएगा। उस कंडीशन में लंग्स के ऊपर अगर प्रेशर आता है तो इनके अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है वो आउट हो जाती है। ठीक है, अगर वो आउट होती है तो वो कौन सी गैस होती है, वो CO2 होती है।
ठीक है। अब दूसरी बार में क्या होता है कि ये जो डायफ्राम होता है, इसके साथ जुड़ी हुई जो मसल्स होती हैं वो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, यानी ये नीचे की तरफ आ जाता है, फ्लैट हो जाता है। जब ये फ्लैट हो जाता है तो ये जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का, ये इंक्रीज हो जाता है, लंग्स को फैलने के लिए स्पेस मिल जाता है, इनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसी के साथ एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन जो होती है, या आप कह सकते हैं कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और वो फिलअप हो जाती है लंग्स के अंदर। वहाँ पर लंग्स की जो वॉल्स होती हैं उनके साथ एक्सचेंज होता है, वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड की कैपिलरीज के साथ ऑक्सीजन और CO2 जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, और फिर ये वापस अपनी डोम शेप्ड वाली स्ट्रक्चर में आ जाता है, पुरानी वाली स्ट्रक्चर में आ जाता है। और जो एक्सचेंज हुई गैसेज हैं, जिसमें CO2 लंग्स में आ गई थी और ऑक्सीजन ब्लड के साथ सप्लाई हो गई बॉडी के अंदर, वो जो प्रोसेस है, अब ये जैसे ही प्रेस करेगा, CO2 जो कि आ चुकी है लंग्स के अंदर, वो बाहर निकल जाएगी। तो मोस्टली ये एक कैसा प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग का प्रोसेस एक फिजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प करती हैं रिब केस और डायफ्राम के मूवमेंट को, उसकी वजह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होता है। क्लियर? एंड ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 का जो एक्सीलेशन है, ये इनका एक्सचेंज कहाँ पर होता है, ये जो गैसेज हैं ये एक्सचेंज होती हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस ब्रीदिंग का कहाँ कंप्लीट होता है, लंग्स में कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इनटेक की जाती है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्योंकि इस प्रोसेस में ये एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि मूवमेंट हो रहा है मसल्स का, और डायफ्राम और रिब केज अप एंड डाउन होते हैं, तो इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है, किसी भी तरह की कोई एनर्जी यहाँ पर रिलीज नहीं होती है, इस प्रोसेस में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये तो हो गया पूरा ब्रीदिंग का प्रोसेस। अब हम बच्चों बात करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ब्रीदिंग कैसा है, एक फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है, जिसमें जो ऑर्गन्स हैं, या आप कहेंगे लंग्स के साथ साथ डायफ्राम और रिब केज भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैकेनिकल प्रोसेस इसलिए हम कह रहे हैं कि उनके प्रेशर से गैस अंदर बाहर निकलती है, और अगर वो रिलैक्स हो जाते हैं तो गैस जो है वो अंदर एंटर हो जाती है। तो ये एक तरह का फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस होता है। जबकि रेस्पिरेशन में हम बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। रेस्पिरेशन ऑफ में इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, ये हमने डेफिनेशन दी रेस्पिरेशन की। तो क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस कहलाता है बायोकेमिकल प्रोसेस। तो मेजर डिफरेंस क्या हो गया, ब्रीदिंग कैसा है, मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें एक रिएक्शन होती है, जिसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं। ये सेल के बॉडी के हर सेल के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी टू फुलफिल देयर वर्क, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनके फंक्शंस हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए बॉडी की हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो हर सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, साथ में आपके नोस्ट्रिल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ब्रीदिंग जो था सिर्फ इनटेक एंड आउट गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, एंड एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी फिर आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज की जाती है ड्यूरिंग द डिफरेंट प्रोसेसेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रीदिंग की, तो सिर्फ एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विच इज यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेसेस आपकी बॉडी के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं, उन सब के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, या जो फूड मटेरियल आप खाते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन क्या, वो ऑक्सीजन की
एब्सेंस में भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। यहाँ पर फिर क्या बनता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस वाटर बनता है एंड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया जाता है। क्लियर? तो ये प्रोसेस जो होता है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेम प्रोसेस नहीं है, दोनों ही प्रोसेसेस बहुत डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और हम ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन नहीं कह सकते हैं। क्लियर? तो आइए अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज किस तरह से ब्रेक होता है और उसके डिफरेंट कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अभी इसका जो ब्रेकडाउन है वो डिफरेंट तरीकों से होता है, डिफरेंट कंडीशंस में होता है, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, यानी सेल के अंदर ही हो रहा है ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको हम कह रहे हैं पायरुवेट। ठीक है, तो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो कि 3 कार्बन एटम होता है। क्लियर? इस प्रोसेस में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कुछ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। इसके बाद पायरुवेट का जो भविष्य है या पायरुवेट का जो फेट है वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, या आगे का जो प्रोसेस है वो किसकी एब्सेंट या प्रेजेंस में कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जब भी आपकी बॉडी को या सेल को रिक्वायरमेंट होती है, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर एनर्जी आपको मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो एनर्जी बनती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तब 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो कि एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड। अभी देखिए, मान लीजिए बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, या इन एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क, या आप जब दौड़ लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एंड अगर प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है अगर, तो आपकी जो मसल सेल्स होती हैं वहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और उस कंडीशन में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होती है लिटिल अमाउंट में। तो ये जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है ये फॉर्म कहाँ पर होता है, मसल सेल्स के अंदर फॉर्म होता है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ड्यूरिंग फिजिकल वर्क जो क्रैम्प्स आ जाते हैं ना, दिस इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स। मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो मसल्स जो होती हैं वो क्रैम्प्स होने लगती हैं। ठीक है, क्रैम्प आने लगती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और इसमें हम ईस्ट की बात कर रहे हैं। ईस्ट सेल्स के अंदर ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, and less amount of energy is released during this process, and ये जो एनर्जी होती है ये ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में होती है। ठीक है, तो बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि यहाँ पर डिफरेंट पाथवेज हैं जो कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। उसमें अगर ये जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तब 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अगर ये ऑक्सीजन की कमी में होता है, यानी कि अगर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, तब अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर
होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट है, जैसा कि ईस्ट में हम देख सकते हैं, तो उस कंडीशन में इथेनॉल या अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है एंड 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन, या हमने देखा ग्लूकोज किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसके बेसिस पर हमने वहाँ पर देखा कि एक प्रोसेस ऐसा है जहाँ पर ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, और दूसरा प्रोसेस ऐसा है जहाँ पर कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकेंड इज एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब एयर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहाँ पर एन का मतलब नो ऑक्सीजन, ठीक है, एन एरोबिक यानी कि नो ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसा कि हमने अभी ग्लूकोज पाथवे में देखा, तो वो तो डिफरेंट पाथवेज थे जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसको उसी तरह से लर्न करेंगे। वो एक फ्लो चार्ट है जिसको हमने उसी तरीके से लर्न करना है। अभी हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि एयर का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो प्रेजेंस ऑफ एयर होगा तो ऑक्सीजन होगी वहाँ पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, पूरा ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है, और जो एंड प्रोडक्ट होते हैं इस रिएक्शन के या इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, साथ में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ पॉइंट्स। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। जो भी ग्लूकोज है या जो फूड पार्ट प्रेजेंट है, वो उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, यानी कि वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। और उसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा ईस्ट सेल्स के अंदर ये कंप्लीट होता है विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर। एंड इन दिस प्रोसेस 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और ये पूरा प्रोसेस अगर आप देखें तो ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि अगर ये तो हमने बात की विदाउट ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, या अगर हम रनिंग कर रहे हैं, या हम हाई अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि हैवी एक्सरसाइज जब हम करते हैं, उस कंडीशन में आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो मसल सेल्स के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, और उस प्रोसेस में ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया एरोबिक एंड एन एरोबिक में के डिफरेंट प्रोसेसेस, जिनको हमने देखा कि वो किस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, किस तरह से एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वो किस तरह से एटीपी में कन्वर्ट होती है, एंड अगर बॉडी को ज़रूरत है एनर्जी की तो वो किस तरह से यूटिलाइज की जाती है। तो देखिए, जो भी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और उन एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज कर लिया जाता है जब भी ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है एनर्जी की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड। अब ये एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका फॉर्मेशन होता है एडीपी मॉलिक्यूल्स, जो कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होते हैं, उसके साथ फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी
एक फॉस्फेट ग्रुप और उसके साथ ऐड हो जाता है और डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड ये एटीपी जो होते हैं ये एनर्जी करेंसी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है। जब भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या जब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं और जो एनर्जी इनके अंदर इनके अंदर स्टोर होती है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो एटीपी किससे बना था? एडीपी से। अब एटीपी को ब्रेक डाउन होगा तो फिर क्या बन जाएगा? अगेन वही चीज़ फॉर्म हो जाएगी जिससे वो बना है। तो एटीपी एडीपी प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज कर देगा। वो एनर्जी आपकी बॉडी के फंक्शंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसको आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज किया जा सकता है। आई थिंक इट इज क्लियर। अभी हमने जो कुछ यहाँ पर पढ़ा है उसका एक जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। रिकैप मीन्स एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। तो जैसा कि हमने पढ़ा, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट जो बनते हैं वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ये तो ईस्ट सेल्स में होता है। और अगर हम मसल सेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 अमाउंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक और आई होप कि ये आपको पसंद आएगा और इसको आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगले वीडियोस को देखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।